नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज जो दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में खेला जा रहा था, आज उसका थर्ड डे था। और कल ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आई थी। ऑस्ट्रेलिया के 61 रन पे 1 विकेट था आई थिंक। और ऑस्ट्रेलिया जिस इंटेंट से बैटिंग करने आया था कल, ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से है और बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट नज़र आ रहा था। ट्रेविस हेड और लबुशंगे आई थिंक बैटिंग कर रहे थे। उस्मान ख्वाजा का एकमात्र विकेट गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कल कुछ ऐसा अलग करने वाला था जिससे कि उनका जो टारगेट था मेन इंडिया के सामने रखने का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था और काफ़ी एग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे। तो कल ही आइडिया लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया या तो बहुत ही अच्छा स्कोर खड़ा करेगा या तो फिर बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के चक्कर में हो सकता है कि उसके अर्ली विकेट फॉल भी हो जाए। लेकिन वही हुआ कि कल हम लोग बात ही कर रहे थे कि अगर कल इंडिया पे डिपेंड करता है कि कल गेंदबाजी किस तरीके से करती है इंडिया और इंडिया किस इंटेंट से उतरती है। क्योंकि ऑलरेडी जो कल फर्स्ट डे और सेकेंड डे का जो गेम रहा है वो काफ़ी बराबर लेवल पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि 264 रन बना करके अच्छा खासा स्कोर कर दिया था ऐसी कंडीशन में। जो दिल्ली की पिच थी वो काफ़ी स्पिनर को काफ़ी मदद मिल रही थी, बैटिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में भी आप देख लीजिए तो ऑस्ट्रेलिया का कोई भी 1-2 बैट्समैन के अलावा कोई भी बैट्समैन ऐसे कंसिस्टेंटली रन नहीं बना पाया उस विकेट पर। उसके बाद इंडिया की भी जब बैटिंग आई तो उसमें इंडिया के भी कोई भी बैट्समैन रेगुलर काफ़ी देर तक समय स्पेंड नहीं कर पाए विकेट पर और अर्ली फॉल विकेट, कंटिन्यूस विकेट गिरते रहे। लास्ट में नतीजा क्या निकला कि इंडिया के 7-8 विकेट इतनी जल्दी गिर गए कि इंडिया को ऐसे एक समय पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने जो टारगेट दिया उसको कम से कम उसके लेवल पे ही पहुंच जाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। लेकिन इंडिया के टेलेंडर लास्ट टाइम पे अक्षर पटेल और आर अश्विन की जोड़ी ने काफ़ी बहुत ही बेहतरीन ऐसी इनिंग खेल दी कि ऑस्ट्रेलिया को एक तरफ ये लगने लगा था कि जहां हम 100 रन कम से कम लीड दे देंगे इंडिया को। लेकिन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से इंडिया उस मैच को कम से कम बराबरी पे लाके खड़ी कर दी और ऑल आउट होकर के फिर से ऑस्ट्रेलिया को दोबारा इनिंग में उतार दिया था बैटिंग करने के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी समझ गया था कि हमने बैट्समैन को तो जल्दी आउट कर लिया था। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया के सामने ये रही है कि अगर ऑस्ट्रेलिया शुरुआत के बैट्समैन को आउट कर लेता था तो बॉलर उनको परेशानी करते थे। यानी कि ऊपर से अगर विकेट गिरा लिए इंडिया के तो लास्ट में जो बॉलर होते हैं, टेलेंडर होते हैं, ऑलराउंडर वगैरह होते हैं, उनका विकेट नहीं निकाल पा रहे। तो ऑस्ट्रेलिया के सामने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि नीचे के बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे थे जल्दी। अब नीचे के बल्लेबाजों में आप अक्षर पटेल ले लीजिए, रवींद्र जडेजा ले लीजिए और आपके आर अश्विन हो गए। तो ये बिल्कुल उनके दिमाग में ये आ चुका था कि ये प्रॉपर बैटिंग कर रहे हैं, ये किसी भी बैट्समैन से कम नहीं है। अभी ये इनके एज बॉलर खेल रहे हैं, लेकिन ये बैट्समैन जो इनकी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है वो बैट्समैनों से भी अच्छी निकल के आ रही है। तो जो उनके बॉलर थे वो एकदम सोच में पड़ गए थे कि बॉलिंग अगर की जाए तो की जाए कैसे। बैट्समैन के लिए अगर जाते हैं बॉलिंग करने तो बैट्समैन तो आउट हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि गेंदबाजी बहुत शानदार करी। लेंथर लाइन ने बहुत अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी की थी। हालांकि उनको नागपुर टेस्ट में उतने विकेट नहीं मिले थे, लेकिन इस मैच में जो दिल्ली वाला टेस्ट मैच था उसमें उनको दूसरे दिन अच्छे विकेट मिले, मतलब 5-6 विकेट उन्होंने अच्छे चटकाए और इंडिया को काफ़ी एकदम प्रॉब्लम में रख दिया। 7 विकेट 134 रन के आसपास थे और अभी भी उनको 100 रन चाहिए थे इंडिया को लेवल करने के लिए, 264 रन। लेकिन क्या हुआ कि अक्षर पटेल और आर अश्विन की जोड़ी अगर नहीं टिकती तो मुझे लगता था कि 100 रन की लीड पे रहता इंडिया, डिफिसिट इंडिया को मिल जाता। फिर आर अश्विन और अक्षर पटेल इतनी बेहतरीन इनिंग खेली कि इंडिया ने 1 रन पहले, मतलब 1 रन कम में ही ऑल आउट हो गई। हालांकि स्कोर दोनों का बराबर था, लेकिन ऑल आउट होते होते ये लगने लगा था कि दोनों हुई टीमें काफ़ी बराबरी पर हैं और अब डिपेंड करेगा कि आगे का मैच दोनों टीमें कैसे प्ले करती हैं, मतलब कैसे आगे के सेशन तीसरे दिन तक मैच कैसे जाएगा। हालांकि दूसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आ गई थी, 61 रन बनाकर 12 ओवर में 1 विकेट भी उस्मान ख्वाजा के इंडिया ने निकाल लिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस पॉजिटिव इंटेंट से बैटिंग कर रही थी कि इंडिया को भी एक चिंता का सबब बना हुआ था कि पता नहीं अगर कल गेंदबाजी उस पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं हुई तो ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कितना प्रेशर क्रिएट कर दे, कितना मतलब रन स्कोर बोर्ड में लगा दे। क्योंकि जो बैटिंग वो कर रहे थे वो बिना किसी दबाव के एक पॉजिटिव इंटेंट से बैटिंग करने उतरे थे। उनके जो ट्रेविस हेड बैट्समैन और लबुशंगे। तो हुआ ये कि आज मॉर्निंग सेशन में जैसे थर्ड डे के लिए ऑस्ट्रेलिया उतरी बैटिंग के लिए, तो मुझे लगता था ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट क्रिकेट पे या तो हार मान ली थी या तो उन्होंने कुछ अलग ही करने की कोशिश की।
मैंने पहले ही बात करी थी कि पैट कमिंस का एक तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी उतना कोई खास नहीं रहा, लेकिन कैप्टेंसी को लेकर भी उन पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। कैप्टेंसी भी कोई उन्होंने बहुत अच्छी नहीं की है, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट में होनी चाहिए। या तो आप रिव्यू को लेकर देख लीजिए, या कोई डिसीजन को लेकर देख लीजिए, या प्लेइंग 11 को लेकर देख लीजिए, या टीम सिलेक्शन को लेकर देख लीजिए। तो ये हमेशा चिंता का कारण रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस के लिए। लेकिन उन्होंने जिस इंटेंट से अपने बैट्समैनों को भेजा था टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने के लिए मॉर्निंग से ही, तो उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट के पर्पज़ से ही आए थे। तो उसका नतीजा ये निकला कि आप अटैकिंग क्रिकेट कब तक खेलोगे, आपको आउट होने के लिए 1 या 2 गेंद चाहिए, लेकिन वो उनको ये सफलता नहीं मिली। रविंद्र जडेजा ने आते ही विकेट पे ऊपर विकेट चटका दिए और ऑस्ट्रेलिया महज कल 61 रन बनाए थे, आज मुश्किल से 52-51 रन बनाकर ही पूरे 113 रन पर ऑल आउट हो गई। इंडिया के लिए मैच बिल्कुल आसान, मतलब उन्होंने बिल्कुल इंडिया की झोली में मैच डाल दिया। अब 113 रन पे ऑल आउट हो गई। अब इंडिया के लिए अभी पूरा तीसरा चौथा दिन, अभी 5वां दिन पूरा बचा हुआ था। तो रविंद्र जडेजा ने इतनी बेहतरीन गेंदबाजी की कि ऑस्ट्रेलिया ने पूरे घुटने टेक दिए और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बैट्समैन उसके सामने थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाया और विकेट के ऊपर विकेट का फॉल होता रहा। और नतीजा ये निकला कि ऑस्ट्रेलिया को दूसरा टेस्ट मैच भी हार का सामना करना पड़ा। पहला टेस्ट मैच तो ऑलरेडी हार गए थे और दूसरा टेस्ट मैच भी हार गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही हार मान ली है टेस्ट सीरीज की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो इंटेंट होता है, जो इंटेंट वो अपने घर पे खेलती है या ओवरसीज कंडीशन में खेलती है, कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा नहीं कि प्लेयर ना हो। ऑस्ट्रेलिया के पास देखिए डेविड वार्नर थे, हालांकि इस मैच में वो छोटे लोग हैं तो बाहर हो गए हैं, लेकिन स्टीवन स्मिथ हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, ट्रेविस हेड हैं, उनके मार्नस लबसंगे हैं, एक से एलेक्स कैरी हैं, पैट कमिंस खुद ऑलरेडी मिचेल स्टार को उस पर बैठाएँ प्लेइंग 11, उसको सिलेक्शन नहीं है। स्टन आगर है, नेथन लायन, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऑलरेडी हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। फिर भी ऑस्ट्रेलिया को समस्या पता नहीं कहाँ आ रही है, या तो उनका माइंडसेट में कोई प्रॉब्लम है, या तो उन्होंने इतना हाइप क्रिएट कर दिया है कि इंडिया को हराना ही लगता है, ऐसा लगता है कि उनके लिए नामुमकिन सा हो गया है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है ना कि ऑस्ट्रेलिया एक वर्ल्ड की ऐसी क्रिकेट टीम है कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी आप वर्ल्ड क्लास टीम को उठा के देख लीजिए कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया का चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, हमेशा दबदबा रहा है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो अब दबना इंडिया से शुरू हुआ है, वो मुझे लगता है कि जो 18-19 में विराट कोहली की कप्तान में हम लोग टेस्ट सीरीज जीते थे ऑस्ट्रेलिया में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि काफ़ी सालों से ऐसा नहीं हुआ था। मतलब एक तरीके का हिस्ट्री क्रिएट किया था विराट कोहली की कप्तानी में। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था एक तो वहाँ, और दूसरी बार जब अजिंक्य रहाणे की कैप्टेंसी में आपका 2020-21 में हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में फिर एक बार हराया। तो यानी कि 2 बार लगातार जब से ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया है, सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा जैसी पिचों पर उनको करारी शिकस्त दी, जब से ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं लगने लगा कि इंडिया में कहीं ना कहीं दम है। इंडिया क्योंकि इंडिया का हिस्ट्री रहा है, इतने बड़े क्रिकेट के इतने बड़े इतिहास में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं हराया था, लेकिन जब से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है तो ऑस्ट्रेलिया को ऐसा एक हाइप क्रिएट हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया भी अब इंडिया से डरने लगा है। क्योंकि अगर डरते नहीं तो अगर ये इतना फ्रेंकली दबाव में क्रिकेट मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया ने कभी खेली होगी। वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि ऑस्ट्रेलिया इतने दबाव में क्रिकेट खेली होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर तो रहता ही है। अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है जैसे इंडिया है, इंडिया ने अभी लगातार 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हराई है, तब से ऑस्ट्रेलिया इंडिया से ऐसा लग रहा है कि कभी मैच ही नहीं जीत पाएंगे, इतना एकदम प्रेशर में चली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अब 2 टेस्ट मैच बचे हैं। अब 2 टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की क्या प्लानिंग रहेगी, ये तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी कई सवाल खड़े होते हैं उनके टीम सिलेक्शन के ऊपर। और अब देख लीजिए टॉड मर्फी को भी उन्होंने मौका दिया था, हालांकि पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका, लेकिन अभी कई ऐसे प्लेयर हैं उनके जो उनके प्लेइंग 11 में नहीं हो सकता है, उनका परफॉर्मेंस और अच्छा निकल के है। लेकिन अब वो उनका चिंता का विषय है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि कौन से प्लेइंग 11 खिलाना है, कौन सी नहीं खिलाना है। लेकिन इंडिया के लिए अगर बात की जाए तो इंडिया के लिए भी कुछ समस्या हैं, इंडिया को भी समझना पड़ेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के झोली में ऑलरेडी डाला है। इंडिया
भी अगर देखा जाए तो अगर इंडिया के नीचे क्रम के बल्लेबाजों को हटा दिया जाए तो इंडिया की भी बैटिंग कोई इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही है। नागपुर टेस्ट की भी बात करें तो नागपुर टेस्ट में क्या हुआ था कि रोहित शर्मा ने आकर ऊपर से रन लगा दिए तो नीचे के बल्लेबाजों के लिए वो चीज़ आसान हो गई थी, तो नीचे के बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया था। अब इस मैच में क्या हुआ कि रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे, ऊपर से किसी बैट्समैन ने रन नहीं बनाया तो नीचे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब नीचे में आकर अक्षर पटेल, अगर आप अक्षर पटेल की पारी अगर दोनों टेस्ट मैच में निकाल के रख दीजिए तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को ये टेस्ट मैच बचाना आसान होता, क्योंकि अब पिछले मैच में भी देख लीजिए अक्षर पटेल ने 88 रनों की पारी खेली। भले ही रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार दी होगी, 122 रन की पारी खेली थी, लेकिन अगर अक्षर पटेल लास्ट में जाकर रन नहीं बनाते, वहाँ से एक क्या होता है ना, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है अपोजिशन के ऊपर। क्योंकि अगर टेलेंडर बैट्समैन अगर इतना रन क्रिएट कर दे तो ऑलरेडी जो प्रेशर होता है ना वो अपोजिशन के पास चला जाता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि एक तो हम बैटर्स को आउट नहीं कर पा रहे हैं, बैटर्स के अलावा इनके गेंदबाज इतने रन बना पा रहे हैं, तो हमारे लिए तो मुश्किल ही हो गई। आखिर में क्या हुआ कि उन्होंने जहां देखा कि इतना ज़्यादा डिफिसिट डाल दिया है तो सेकंड इनिंग में उनके बैटर और जल्दी आउट हो गए। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि हम ये मैच जीत पाएंगे, प्रेशर में आके सारे मतलब जल्दी से जल्दी आउट होकर चले गए और वो वाला भी मैच हार गए थे। दूसरे वाले दिल्ली वाले मैच में भी यही हुआ है कहीं ना कहीं कि पहले तो वो उनका मनोबल काफ़ी अप हुआ था। ऑस्ट्रेलिया मीडिया और ऑस्ट्रेलियाई काफ़ी लोग मतलब ऑस्ट्रेलिया की तारीफ कर रहे थे कि इस पिच में 263-64 रन जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाए मुझे लगता है काफ़ी अच्छे होंगे। और उसके बाद आके विकेट भी बहुत शानदार तरीके से निकाले थे। नेथन लायन ने जिस तरीके से गेंदबाजी की थी तो विकेट भी बहुत अच्छे तरीके से निकाले थे उन्होंने। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि वही जो सेम सिचुएशन बनी थी नागपुर टेस्ट में, वही दिल्ली में सिचुएशन क्रिएट हो गई। दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में भी अक्षर पटेल ने आके नीचे से रन बना दिए, मतलब आपने स्कोर बोर्ड को वहाँ जहाँ लेके जाना चाहिए था वहाँ लाकर खड़ा कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया के मन में जो चल रहा था कि हम कम से कम इंडिया को 100-150 रन का जो डिफिसिट इंडिया के ऊपर डालेंगे वो नहीं डाल पाई, तो उससे उनका क्या है मनोबल डाउन हुआ। उसके बाद गेंदबाजी में भी उनका पूरा मनोबल डाउन हो गया, वही मनोबल पूरा उनके बैट्समैन में भी फर्क पड़ा। बैट्समैन भी आकर के एकदम अग्रेशन में दिखा करके एकदम वो चाह रहे थे कि जो हम गैप देना चाहते थे वो हमें बैटिंग में मिला नहीं, मतलब गेंदबाजी में तो बना नहीं पाए कि जो हम 100-150 रन की लीड जो चाहते थे इंडिया के ऊपर डाल दें। तो उनका कहीं ना कहीं एक माइंडसेट था कि हम जो चीज़ हम गेंदबाजी में नहीं कर पाए तो हो सकता है बैटिंग में ये चीज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने बैटिंग पे वो चीज़ अप्लाई करके कि हम जल्दी से जल्दी अगर एग्रेसिव क्रिकेट खेल करके कहीं ना कहीं जल्दी अगर रन बना लेते हैं, अगर 100-150 रन का डिफिसिट जल्दी इंडिया पर डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैच हमारे और मजबूती में आ जाएगा। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर इंडिया की एक तो होम कंडीशन का फ़ायदा इंडिया को है और कहीं ना कहीं अगर ऊपर से बल्लेबाजी नहीं चलती इंडिया के तो लास्ट में टेलेंडर बैटिंग अच्छी कर देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि अगर कम से कम अगर हमने बोर्ड पर अच्छे रन नहीं लगाए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो वही माइंडसेट से मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया उतरी थी कि कहीं ना कहीं इंडिया को 100-150 रन का डिफिसिट डाला जाए और तभी ये गेम बन सकता है, अदरवाइज हम गेम से तो बाहर है ही हैं ऑलरेडी। तो नतीजा वही निकला कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के चक्कर में तीसरे दिन आती मॉर्निंग में अर्ली विकेट फॉल हो गया ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया ने आराम से मैच जीत लिया। इंडिया ने भले ही आराम से मैच जीत लिया हो, लेकिन इंडिया के लिए अभी भी परेशानी के कई कारण दिख रहे हैं। क्योंकि इंडिया का भी जो सिलेक्शन है वो अभी बैटर ऊपर से रन नहीं बना रहे हैं, मिडिल ऑर्डर भी इंडिया का चल नहीं रहा है। दोनों के दोनों मैच आप गेंदबाजी और नीचे के बैट्समैन के बदौलत जीते हैं। तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि अगर ऊपर से बैट्समैन रन नहीं बना रहे हैं तो इंडिया के लिए भी एक चिंता का कारण है। क्योंकि हो सकता है कि आप जो सेम प्लेयर हर बार हर मैच में नहीं चल सकता, तो आपको भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी जिससे कि ऊपर के बैटर्स मिडिल ऑर्डर को भी रन बनाने पड़ेंगे। नहीं तो अभी ये 2 टेस्ट मैच और बाकी हैं, हो सकता है कि अगर उन दोनों टेस्ट मैच में अगर यही सिस्टम रहा तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि हर दिन अक्षर पटेल, अश्विन और जडेजा का हर दिन ही होगा, कहीं ना कहीं दिन इनका भी फेल्योर आ सकता है। अगर जिस दिन इनका फेल्योर आ गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। क्योंकि अगर आपके ऊपर क्रम से रन नहीं बन रहे हैं, केवल एक रोहित शर्मा का वो शतक छोड़ दिया जाए अगर पहले मैच की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कोई खिलाड़ी उनके इंडियन टीम से भी किसी भी खिलाड़ी के बल्ले से रन नहीं निकले हैं जैसे निकलने चाहिए। आप चेतेश्वर पुजारा को देख लीजिए, विराट कोहली ने 44 रन की इनिंग खेली, वो हालांकि अच्छी इनिंग थी, लेकिन फिर भी इनिंग को और थोड़ा बिल्ड करनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से। और केएल राहुल का तो फॉर्म आप देख ही रहे हैं, केएल राहुल को मौके पे मौके दिए जा रहे हैं लेकिन मौके को वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। केएल राहुल के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई। केएल राहुल ने इतना प्रेशर अपने अंदर क्रिएट कर लिया है एक प्लेइंग 11 को लेकर के कि उन्हें लगता है कि अगर मुझे इस मैच में ड्रॉप कर दिया गया तो पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा।
समस्या ये है कि आप टेस्ट क्रिकेट को लीड कर रहे हैं। अगर टेस्ट क्रिकेट में आपको लंबे समय तक खेलना है तो आपको बिना प्रेशर के मैच खेलना पड़ेगा। आपको दिमाग में ये नहीं आनी चाहिए कि मुझे अगले मैच में मौका मिलेगा। आपको अब नागपुर में भी तो आपका फेलियर हुआ था ना, आपका क्यों मौका दिया गया? तो आपको भी वहीं से ऐसा माइंडसेट बनाना चाहिए था कि आपको बिना किसी फियर ऑफ फेलियर के डर से आपको रन बनाने चाहिए थे, लेकिन वो चीज़ इंटेंट नज़र ही नहीं आई। तो मुझे नहीं लगता है, हालांकि इंडिया जो बीसीसीआई ने आज इंडिया का स्क्वाड भी अभी तो इनिशियल पे तो पहला और दूसरा टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड अनाउंस किया गया था। उसमें से जो जयदेव उनादकट थे वो सौराष्ट्र के लिए कैप्टेंसी करते थे। उनका रणजी का फाइनल था एक्चुअली में, तो उनको रीबैक ले लिया गया था रणजी फाइनल खेलने के लिए। अब जो तीसरा और चौथा टेस्ट का जो स्क्वाड अनाउंसमेंट किया है बीसीसीआई ने आज, तो उसमें से जयदेव उनादकट की फिर से वापसी हुई है। तीसरे चौथे टेस्ट में जयदेव उनादकट को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है और देखते हैं। और जयदेव उनादकट की वापसी हुई है और टेस्ट टीम जो तीसरा और चौथा टेस्ट मैच है, तीसरा टेस्ट मैच आपका HPCA धर्मशाला में खेला जाना था, तो वो अब शेड्यूल होकर के इंदौर चला गया है, होलकर स्टेडियम। और जो चौथा जो टेस्ट है वो आई थिंक वानखेड़े मुंबई में होना है। तो मैं आपको स्क्वाड बता दूं जो वनडे और जो चौथा और तीसरा टेस्ट का जो अनाउंसमेंट हुआ है। जो तीसरा, थर्ड और फोर्थ टेस्ट का जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें रोहित शर्मा, KL राहुल, शुभमन गिल। देखिए KL राहुल को फिर स्क्वाड में लिया गया है लगातार 2 फेलियर के बाद भी। 2 के आप 4 इनिंग होती हैं 2 टेस्ट मैच में, उसके बावजूद भी KL राहुल को मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में KL राहुल प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मौका दिया गया है, टीम में उनको शामिल किया गया है। चेतेश्वर पुजारा हैं, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, KS भरत हैं, ईशान किशन हैं आपके, R अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, उमेश यादव और जयदेव उनादकट की वापसी हुई है। जयदेव उनादकट ऑलरेडी थे टीम में, लेकिन उनको रणजी फाइनल खेलने की वजह से टीम ने बीसीसीआई ने उनको रिलीज कर दिया था फाइनल खेलने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से उनको स्क्वाड में शामिल किया गया है। और जो इंडिया की ODI स्क्वाड है उसमें से अनाउंसमेंट हुआ है। ODI के जो स्क्वाड है वो रोहित शर्मा कैप्टन है, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, KL राहुल को फिर देखिए ODI में भी उनको मौका दिया गया। ईशान किशन है विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या हाँ। लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो चेंजमेंट हुआ है कि रोहित शर्मा कैप्टन होते थे और KL राहुल को वाइस कैप्टनसी दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। KL राहुल की वाइस कैप्टनसी हटा करके हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है। और रविंद्र जडेजा हैं, कुलदीप यादव हैं और वाशिंगटन सुंदर हैं, युजवेंद्र चहल हैं, मोहम्मद शमी हैं, मोहम्मद सिराज हैं, उमरान मलिक हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, अक्षर पटेल हैं, जयदेव उनादकट हैं। तो ये बदलाव हुए हैं। दोनों टीम स्क्वाड इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिए हैं। अब देखते हैं तीसरा और चौथा टेस्ट पे इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होती है, इस पे तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे टेस्ट मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का कोई परफॉर्मेंस खास देखा नहीं है। इंडिया ने बहुत ही डोमिनेट परफॉर्मेंस किया है, लेकिन मैं फिर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया का परफॉर्मेंस भले ही बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इंडिया के लिए अभी भी चिंता का विषय है, क्योंकि ऊपर से जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन कोई रन नहीं बना पा रहा है। इंडिया जो मैच जीत रही है सिर्फ गेंदबाजी की बदौलत और नीचे से बैटर्स रन कर रहे हैं, इस वजह से जीत रही है। तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं समस्या है अभी। लेकिन अभी क्या है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इतनी कमज़ोर टीम नज़र आ रही है कि इंडिया उस चीज़ को, अभी वो जो कमियां हैं वो अभी नज़रअंदाज कर रही हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने बाउंस बैक किया, अगर ऑस्ट्रेलिया ने अटैक किया इंडिया पर, अच्छी क्रिकेट खेली, तो इंडिया कभी भी फंस सकती है। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के देख लीजिए, फर्स्ट इनिंग में 264 रन बना दिए थे, तो 264 रन अच्छे खासे रन थे ऐसी पिच पर, तो इंडिया कहीं ना कहीं फंस गई थी। अगर अक्षर पटेल आके नहीं निकालते तो इंडिया किसी कंडीशन में ये मैच नहीं निकाल पाती। वहीं से इनिंग बन गई इंडिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया नेगेटिव माइंडसेट पे चला गया, जो पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट किया था ऑस्ट्रेलिया ने, एक तो रन बना करके और अर्ली विकेट भी निकाले थे नेथन लायन ने, तो वो माइंडसेट अक्षर पटेल ने आके उनका तोड़ दिया। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया जो अपना इंटेंट ने दिखाया उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाई। खैर, ये ऑस्ट्रेलिया की चिंता का विषय है, लेकिन इंडिया को भी अभी सोचना पड़ेगा कि भले ही 2 टेस्ट में जीत गए हैं, क्योंकि क्या है ना कि अभी तो ये एक सीरीज है, लेकिन अभी जो आपके सामने जो मेन समस्या आने वाली है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के है।
क्योंकि इंडिया ने ये जो दूसरा टेस्ट मैच जीता उसके साथ इंडिया दूसरे नंबर पे पहुंच गई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, और लगभग अभी भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर ही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, और नंबर 2 पर इंडिया चली गई। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल है लगभग ऑलमोस्ट तय हो गया है। अगर इंडिया 2 में से भी कोई एक टेस्ट मैच निकाल लेती तो 100% इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंच चुकी है। तो इंडिया एक सबसे बड़ी जो अपडेट्स है, एक तो ये है कि इंडिया ने अपनी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो जून में खेला जाना उसमें उसने अपनी जगह पक्की कर ली है, और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी फाइनल में पहुँच चुकी थी। नीचे से श्रीलंका और साउथ अफ्रीका टीम लगी हुई है, लेकिन उनका पहुंचना लगभग नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 2 मैच हरा चुकी है ऑस्ट्रेलिया को, 2 मैच बचे हैं। 2 में से अगर कोई भी मैच इंडिया एक और मैच निकाल लेती है तो श्रीलंका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो चीज़ आज के मैच से ये भी निकल के आई कि इंडिया का जो रास्ता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए वो एकदम क्लियर हो गया है, और नंबर 2 पर ऑलरेडी टीम इंडिया पहुंच चुकी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टीम इंडिया के लिए चिंता का एक विषय इसलिए भी है क्योंकि अब अगले 2-3 महीने बाद आपके लिए इतना बिग इवेंट आने वाला है, आपको आईसीसी इवेंट आने वाला है। आईसीसी लेवल का एक बड़ा टूर्नामेंट है जो कि फाइनल मैच है। अगर आप अभी से ये कमियां दूर नहीं करेंगे, अभी से आप अपनी प्लेइंग 11 को एक स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो आगे हो सकता है यही होता है। इंडिया में आईसीसी इवेंट ना आने का एक मुख्य कारण यही है। इंडिया क्या करता है कि इंडिया सीरीज और मैचेस तो जीतता है, लेकिन कुछ कमियां रह जाती हैं जो आईसीसी इवेंट में जाकर के पूरा नहीं कर पाती है। ये आप इंडियन टीम के मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, या बीसीसीआई की जो टीम सिलेक्शन होता है, जो टीम सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, उसकी बात कर लीजिए। कहीं ना कहीं कमियां हैं, इस वजह से हम बड़ा इवेंट नहीं जीत पाते हैं। तो इंडिया के सबसे बड़ा समस्या यही है कि आपको मिडिल ऑर्डर और आपका जो ओपनिंग ऑर्डर है उसको आपको बिल्कुल एकदम एडमेंट करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी छोटे मैचों में तो आप जीत लेंगे, लेकिन जब बड़ा मैच आएगा तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो अभी से ही आप क्यों नहीं उतनी प्रिपरेशन उस लेवल की रखते हैं कि बड़े इवेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल अब आपको फिर एक नई अपडेट के साथ मिलूंगा। तो जब के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।